का अनदर पार्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। द प्रॉपर्टी बाय वर्ट्यू, ठीक है, ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज अपोज्ड इज नॉन एज फ्रिक्शन। यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सरफेस का प्रॉपर्टी है बाय बिहेवियर कि वो रिलेटिव दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करती है, अपोज करती है, ठीक है। तो इसका मतलब उनके बीच में प्रेजेंट होगी। तो फ्रिक्शन फोर्सेस ये एक प्रॉपर्टी होगी, तो इसके लिए जो फोर्स जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स डेवलप बिटवीन द टू surfaces in contact so as to oppose their relative motion are called as friction forces or commonly friction। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस को ही हम फ्रिक्शन बोलते हैं ना। तो इसी के लिए कि दोनों की रिलेटिव मोशन में जो उनके कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, ठीक है, उसके टेंजेंट के अकॉर्डिंग या तो इस तरफ या इस तरफ, तो जो फोर्स एग्जर्ट होगा दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस हमारे पास 3 टाइप्स हैं, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच आर रिलेटिवली एट रेस्ट so as to opposes their relative motion when they tend to move relatively under the effect of any external force is known as static frictional force। okay, static frictional force is a self adjusting force and its value lies between its minimum value up to the its मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो यानी स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक वर्क करता है जब तक हम इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं और ये चलना शुरू नहीं करे। जैसे ही मूव करना शुरू कर देगी तो फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। तो जब तक ये मतलब हम इस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं और ये अपनी जगह पे बना हुआ है, इसका मतलब इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरीके से होगा जब तक वो रेस्ट में है और उस पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना उतना ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा और बाद में ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होने के बाद ये और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसके बाद जब हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएंगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो इट्स वैल्यू इज़ मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू कुछ कुछ होगी। तो अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो वो देख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज 0 इन द कंडीशन व्हेन द बॉडीज आर रिलेटिवली एट रेस्ट एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग टू मूव देम रिलेटिवली। ओके, यानी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो उसका मिनिमम वैल्यू भी फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का 0 होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एस एन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। तो ये जो होता है ये फोर्स किसके इक्वल होता है, म्यू एस एन के, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। तो वेयर म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, म्यू एस बोलते हैं इसको, म्यू एस। ओके, और फॉर द गिवन पेयर ऑफ द सर्फेसिस, मतलब दोनों सर्फेसिस के नेचर पे डिपेंड करेगा। एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। ओके, मतलब एन जो है वो उनकी नॉर्मल रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। मतलब जैसे ये सरफेस इसके ऊपर रखा है ये ऑब्जेक्ट, तो नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है कि ये सरफेस ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा ना, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, हमने अभी पढ़ा है स्टार्टिंग में। देयरफॉर एफ एस मिनिमम, एफ एस का वैल्यू क्या होगा, एफ एस मिनिमम और एफ एस मैक्सिमम के बीच में, यानी 0 से लेके म्यू एस एन के बीच में, या फिर इनके इक्वल हो सकता है। क्लियर। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो अभी मैंने बताया कि फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस इन द कॉन्टैक्ट विच आर मूविंग रिलेटिवली एज so as to opposes their relative motion is known as kinetic friction motion। okay, friction force, its magnitude is almost constant and is equals to mu k n, where mu k is the coefficient of kinetic friction for the given pair of सरफेस एंड एन इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, मैंने बता ही दिया कि जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते हैं तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, और स्टार्ट कर देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर अब कौन सा फोर्स वर्क करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और इसका वैल्यू जो होता है म्यू के एन के इक्वल होता है, वेयर म्यू के इज़ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, जो कि सरफेसिस के ऊपर डिपेंड करता है और इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो एफ एस मैक्सिमम जो है वो एफ के से बड़ा होता है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कुछ कम होता है। मतलब
जो लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की उससे कुछ कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि म्यू के का वैल्यू म्यू एस से कुछ कम होगा। ओके, नेक्स्ट वन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मैंने अभी बता दिया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज maximum friction force and which can act between the two surfaces in contact and hence it is also known as limiting frictional force। तो ये laws of limiting friction force है। static friction depends upon the nature of the surfaces in contact। ओके, मतलब जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में आए हैं जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट होना है उस चीज़ पे डिपेंड करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। It comes into the action only when any external force is applied to move the two bodies relatively and with their surfaces in contact। ओके, मतलब ये तभी आता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने वाला होता है, यानी इसको मूव करने वाला होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इम्पीडिंग मोशन। ओके, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टार्ट होने वाली मोशन को पहले से ही रेजिस्ट करता है। इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब ये पहले से ही सेल्फ एडजस्टिंग है, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगा इसका वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा होगा। द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। इसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, यानी नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन होगा। क्लियर, नेक्स्ट वन। अब देख लेते हैं कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले ओल्ड व्यू है, द सर्फेसेस विच अपीयर टू स्मूथ एज सीन थ्रू आवर नेक्ड आइज आर एक्चुअली रफ एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। हमें जितने स्मूथ सरफेस दिखते हैं वो उतने होते नहीं है, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से दिखते हैं तो उनके बीच में कुछ ऐसे पीक्स एंड वैली होते हैं ना यूँ, तो वो उसकी बात कर रहा है। तो ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट द प्रोजेक्शंस ऑफ वन सरफेस पेंट्रेट इनटू द डिप्रेशंस ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा। ओके, मतलब एक के पीक और वैली में दूसरे का पीक और वैली क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। तो ड्यू टू विच द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट फॉर्म अ सो टूथ, ठीक है, जॉइंट, यानी इस तरीके से एक दूसरे के अंदर वो कब्जा बना लेते हैं ना, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, वो रुक जाएंगे। तो देयर रिलेटिव मोशन, तो उसके अपोज करेंगे उसके रिलेटिव मोशन। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड so as to move them relatively, then this joint opposes their relative motion, and as we go on increasing the external forces and the opposition of sawtooth joint also goes on increasing up to the maximum value and known as limiting friction, and after which the joint suddenly breaks। ऊपर से क्या होता है कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, पीक वैली पे चला जाएगा, पीक वैली से चढ़ करके पीक पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सरफेस स्टार्ट हो जाएगा और मूविंग करना, और इस तरीके से हमारे पास अब काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास है ये चीज़, है ना, दिखाया भी हुआ है इसको जूम करके। नेक्स्ट वन, मॉडर्न व्यू देख लो। मॉडर्न व्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन इज द एटॉमिक एंड molecular forces of attraction between the two surfaces as their actual points of contact. When any body comes in contact with any other body, then due to their roughness as the microscopic level, they come in actual contact at several points। बहुत कम पॉइंट्स पे वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, क्योंकि रफ सरफेस होता है थोड़ा बहुत, उसमें मतलब बहुत कम जगह कॉन्टैक्ट में आता है, तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। एट दीज पॉइंट्स आर एटम एंड मॉलिक्यूल्स कैन कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट एक्टिंग बिटवीन देम एंड विच अपोजिस देयर रिलेटिव मोशन। ओके, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के, यानी इस सरफेस का और इस सरफेस के जो एटम्स हैं जहाँ पर वो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर एटम एक दूसरे में अट्रैक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है और उसकी रिलेटिव मोशन को वो अपोज करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसमें सभी यानी एक्सटर्नल फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लिया है और यहाँ पर हमने फ्रिक्शन फोर्स को डिनोट किया है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्टार्टिंग में फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, और एक मैक्सिमम वैल्यू को गेन करने के बाद, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, तो ये इसके बाद क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू है ना फ्रिक्शन फोर्स का,
और उसके बाद क्या होगा कि ज़्यादा फोर्स करने पर, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाने पर ये मोशन में स्टार्ट हो